नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान विचार विमर्श में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। कोविड-19 महामारी का असर पशुपालन से जुड़े लोगों और उनकी आय के साधनों पर कम से कम हो, इसके लिए सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज के तहत पशुपालन के विकास और पशुओं में खुरपका, मुंहपका और ब्रुसेलोसिस रोग पर नियंत्रण के लिए कुछ घोषणाएं की गईं। आर्थिक पैकेज में पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास कोष के लिए 15,000 करोड़ रुपए और एफएमडी व ब्रुसेलोसिस के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत 13,343 करोड़ रुपए की मदद दी गई है। आज विचार विमर्श में हम आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत पशुपालन विकास कोष और पशु रोग नियंत्रण और इसके तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं श्री अतुल चतुर्वेदी जी, जो कि सचिव हैं डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अशोक कुमार जी, जो कि सहायक महानिदेशक पद पर हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में। और आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम में। और आइए कार्यक्रम में चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं एक खास रिपोर्ट। सरकार ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारतीय अर्थव्यवस्था को नई गति देने का बीड़ा उठाया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रोत्साहन पैकेज के अनुरूप पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड AHIDF की स्थापना के लिए 15,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड डेयरी एवं मीट प्रसंस्करण और पशु आहार संयंत्रों में बुनियादी ढांचे में निवेश को प्रोत्साहित करेगा। इस योजना के तहत योग्य लाभार्थी किसान उत्पादक संगठन, MSME, सेक्शन 8 कंपनियां, निजी कंपनियां और निजी उद्यमी होंगे, जिन्हें 10% की मार्जिन राशि का योगदान करना होगा। शेष 90% की राशि अनुसूचित बैंक द्वारा कर्ज के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार योग्य लाभार्थी को ब्याज पर 3% की आर्थिक सहायता मुहैया कराएगी। योग्य लाभार्थियों को मूल कर्ज के लिए 2 वर्ष की अधिस्थगन अवधि के साथ कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा और कर्ज की पुनर्भुगतान अवधि 6 साल होगी। राज्य सरकार का भी अलग अलग स्कीम है। हमारा स्कीम में ये है जो एनिमल हस्बेंड्री का, वो उसमें है 3% इंटरेस्ट सबवेंशन है। और बाकी भिन्न भिन्न स्कीम में उनको, जैसे स्टेट का है कि शेड निर्माण करने के लिए उनको पैसा मिलता है। और हम फ्री ऑफ कॉस्ट हम हाइब्रिड कैटेगरी का आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं। हर ब्लॉक में एक 300 के आसपास गांव को लेकर के, हर जिला में 300 के आसपास गांव को लेकर के हम इनको 100% लोगों को, हम गायों को आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं। अच्छी वैरायटी का सीमेन ला करके उनको देते हैं। इसके द्वारा उनका मिल्क यील्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ेगा और उनका रोजगार भी बढ़ेगा। ये करते हैं। पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड द्वारा पशुपालन क्षेत्र में निजी निवेश के जरिए निवेश से संभावनाओं के कई रास्ते खुलेंगे। AHIDF निजी निवेशकों के लिए ब्याज में आर्थिक सहायता की योजना से इन परियोजनाओं के लिए जरूरी निवेश को पूरा करने में पूंजी की उपलब्धता सुनिश्चित कराएगा और इससे निवेशकों को अपना रिटर्न बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। लाभार्थियों द्वारा प्रसंस्करण और मूल्यवर्धित बुनियादी ढांचे में निवेश से भी निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि भारत में डेयरी उत्पादों के अंतिम मूल्य की लागत 50 से 60% राशि किसानों के पास ही जाती है। इसका मतलब इस क्षेत्र में वृद्धि का किसान की आय पर अहम और सीधा असर पड़ सकता है। डेयरी बाजार का आकार और दूध की बिक्री से किसानों को होने वाली आय का इसमें निजी व सहकारी क्षेत्र के विकास से सीधा और नजदीकी संबंध है। इस तरह AHIDF के माध्यम से 15,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रोत्साहन से न सिर्फ कई गुना अधिक निजी निवेश का रास्ता खुलेगा, बल्कि ये किसानों को भी इसमें निवेश बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करेगा, ताकि उनका उत्पादन बढ़ सके, जिससे उनकी आय में बढ़ोतरी हो। इस योजना से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर लगभग 35 लाख लोगों को आजीविका का साधन मिलेगा। तो
तो अभी आपने देखी ये खास रिपोर्ट और आइए रुक करते हैं। अतुल जी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आइए उनके साथ इस विषय पर ज़्यादा जो है वो चर्चा करें और इसे और जो है वो इसे आगे समझने की पूरी कोशिश करेंगे। अतुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड के बारे में मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों को आप थोड़ा विस्तार से बताएं। तो ये ऐसा है कि जो आज की तारीख में हम लोग जो डिपार्टमेंट से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर में जितना जोर दे रहे थे वो प्राइमरीली कोऑपरेटिव सेक्टर के ऊपर ही दे रहे थे और वो भी डेयरी कोऑपरेटिव के सेक्टर के ऊपर दे रहे थे। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हम पूरा 360 डिग्री एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, जिसमें कि डेयरी प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन है, मीट प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन है और एनिमल फीड प्लांट है। इन सब के लिए प्राइवेट सेक्टर को भी, मतलब आपका फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हो या सेक्शन 8 की कंपनी हो या फिर एमएसएमईज हो या फिर प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंटरप्रेन्योर्स हो, इन सबको हम लोग इन 3 क्षेत्र में जो मैंने आपको बताया, मीट के क्षेत्र में, मिल्क के क्षेत्र में और फीड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में, हम लोग इनको इंटरेस्ट सबवेंशन का यह प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें 15,000 करोड़ का एक एलोकेशन किया गया है। और इसमें जो फंड है वो हम लोग शेड्यूल बैंक्स जो हैं हमारी, उसके थ्रू ये वितरण होगा। और इसमें जो एप्लीकेंट है वो एक हम लोग का जो सिडबी के द्वारा एक पोर्टल चलाया जाता है, उद्यमी मित्रा पोर्टल। उस उद्यमी मित्रा पोर्टल पे जो भी एप्लीकेंट इस लोन को लेना चाहते हैं और इस फंड की सुविधाओं को लेना चाहते हैं, वो उद्यमी मित्रा पोर्टल पे अप्लाई कर सकेंगे। और उनको ये जो प्रोजेक्ट है उसमें उनको जो अप्रूवल जब बैंक से हो जाएगा, उसके बाद में इंटरेस्ट सबवेंशन हम लोग 3% इंटरेस्ट सबवेंशन इस प्रोग्राम में देने की सुविधा उपलब्ध करी गई है। और इंटरेस्ट सबवेंशन के द्वारा ये भी कहा गया है कि पहले 2 साल जो भी लोन मिलेगा उसके ऊपर में मोरेटोरियम होगा, उसके बाद में 6 साल का रीपेमेंट पीरियड होगा। सो टोटल 8 साल के रीपेमेंट पीरियड के साथ मिला के, जिसमें 2 साल मोरेटोरियम है, इस लोन को उपलब्ध कराया जा सकेगा। और इस लोन में अगर ये लोन जो प्रोजेक्ट हैं अगर वो एमएसएमई की सीलिंग के अंतर्गत पड़ते हैं, तो इस लोन को हमने कितना इंटरेस्ट बैंक लेगी वो भी हमने उसमें तय कर दिया है, जिसमें हमने कहा है कि EBLR प्लस 200 बेसिस पॉइंट के बेसिस पे उनको लिए लोन दिया जाएगा बैंक के द्वारा। अगर ये एमएसएमई के ऊपर वाली कॉस्ट पे अगर ये प्रोजेक्ट्स होंगे, बड़े प्रोजेक्ट्स होंगे, तो उसमें फिर बैंक अपनी सुविधा अनुसार उनके जो कमर्शियल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो उसको चार्ज करेगी। इसके साथ साथ हम लोग इसमें क्रेडिट जो बैंक दे रही है उसके ऊपर में हम एक गारंटी भी ला रहे हैं, जो कि गारंटी जो प्रिंसिपल लोन है उसका 25% तक प्रिंसिपल लोन के ऊपर में सरकार इस लोन की गारंटी भी लेगी, जिससे कि बैंक को एक इंसेंटिव मिले कि वो इस क्षेत्र में लोन एक्सटेंड करें, जो कि आज की तारीख में वो शायद उतने उत्सुक नहीं होते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में वो सोचते हैं कि शायद उनकी रिटर्न अच्छी नहीं है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि किस तरह से प्राइवेट सेक्टर को इस क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंसेंटिवाइज किया जाए। जी बिल्कुल। तो अभी यहाँ पर जो है वो अभी आपने जो भी जानकारी दी है, हम उम्मीद करेंगे ये ज़रूर आगे जो है वो हमारे दर्शक जो हैं उन्हें ज़रूर मिल गई होगी। लेकिन इस पर हम एक बार फिर से आपके पास वापस आना चाहेंगे अतुल जी, और मैं चाहूँगी कि आप जो अपनी बात कह रहे थे उसे पूरा करें और इस ये जो योजना है इसके बारे में थोड़ा सा और विस्तार से बताएं। तो ये योजना में जैसे कि मैंने बताया आपको कि अगर कोई एंटरप्रेन्योर जो है, चाहे वो इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर है या अगर वो एमएसएमई का एंटरप्रेन्योर है या कोई और बड़ी कंपनियां हैं या फिर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो छोटे छोटे अपने अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जो कि प्रोसेसिंग के या वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में हैं, या फिर फीड प्रोसेसिंग के जो प्रोसेसिंग जो होती है फीड की, जैसे कि साइलेज मेकिंग है या TMR वगैरह राशन मेकिंग है, और बेल्स वगैरह जो बनाते हैं, जो कि फिर
जो कि किसानों में बांटा जा सकता है, वो सब फीड कंसंट्रेट हैं। उन सब के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिशमेंट हो सकता है और उसमें प्राइवेट सेक्टर और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उस इन्वेस्टमेंट को हम लोग किस तरह से इंसेंटिवाइज करें, और उसको इंसेंटिवाइज करने के लिए ही मैंने जो पहले भी आपको बताया कि हम लोग एक प्रोग्राम लेके आए हैं, एक जो कि 15,000 करोड़ का एक कार्यक्रम है, और इसमें हम लोग चाहते हैं कि अगले 3 सालों में ये 15,000 करोड़ हम मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकें इसका। और मार्केट में इसका इन्वेस्टमेंट अगर होता है तो इससे 15,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पे किस तरह से हम लेवरेजिंग करके और आगे बढ़ सकें। और उसके लिए शेड्यूल बैंक्स जो हैं, शेड्यूल बैंक्स को साथ में हमने इसमें अपना पार्टनर रखा है, और साथ में हमने सिडबी का जो उद्यमी मित्रा पोर्टल है, उस पोर्टल के ऊपर में इन एप्लीकेशंस को एप्लीकेंट जो हैं वो जमा करा सकते हैं। और इसके लिए हमने स्टेट गवर्नमेंट्स को भी कहा है कि जहां तक संभव हो इसको अपने एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में एक सिंगल विंडो करें, जहां पे इस प्रोजेक्ट को सेटअप करने के लिए जो भी सरकारी तंत्र से जो क्लियरेंसेस चाहिए, जैसे एनवायरमेंट क्लियरेंस चाहिए या फिर वहां पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना है उसके लिए किसी भी तरीके की अगर गवर्नमेंट से परमिशन चाहिए तो वो एक ही डिपार्टमेंट उसको कोऑर्डिनेट करके वो सारी उसको परमिशन दिला सके, जिससे कि जब वो लोन लेने के लिए बैंक के पास जाए तो बैंक फिर से उसको वो सब क्लियरेंसेस के लिए फिर से वापस ना भेजे, वो सब लेके सब तैयार होके इस प्रोजेक्ट को और बैंक में अप्लाई करे। और बैंक में एक बार लोन अगर सैंक्शन हो जाए तो उसके बाद हमारे विभाग के द्वारा उसको इंटरेस्ट सबवेंशन उसी समय में मिल जाए। जी बिल्कुल, ये तो आपने विस्तार से जानकारी दी। मैं चाहूंगी आप हमारे साथ बने रहें। अशोक जी, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी ये जो राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम है, इसके बारे में मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा विस्तार से बताएं। जी देखिए ज्योत्सना जी, क्या है कि जो भारत सरकार है वो स्टेट डिपार्टमेंट्स को हमेशा हेल्प करती है, जो कुछ मुख्य बीमारियां हैं पशुओं की उनकी रोकथाम के विषय में, उसमें फंडिंग का प्रोविज़न भी रहता है और जो तकनीकी सहायता होती है वो भी देते हैं। तो जो ये राष्ट्रीय रोग नियंत्रण प्रोग्राम जो शुरू किया गया है, इसमें मुख्यतः 2 रोग, एक खुरपका मुंहपका और एक ब्रुसेलोसिस, इन दोनों रोग पे काफ़ी जोर भारत सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। और जो हमारा विभाग है पशुपालन का सेंट्रल लेवल पे, उसने इसमें बहुत अच्छा जो है इसके नियम बनाए हैं, और उसमें जो हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है उसके जो संस्थान हैं उनको तकनीकी सहायता उसमें दे रहे हैं। जी अतुल जी, मैं आपके पास एक बार फिर से आपका रुख करूंगी। आपसे जानना चाहेंगे जो फंड के बारे में हम बात कर रहे हैं, इससे किस तरह से लोगों को जो है वो लाभ मिल सकता है, इसके बारे में क्या जानकारी देंगे आप? तो जैसा कि मैंने ये बताया कि अभी तक हम लोग जो कार्यक्रम यहाँ से केंद्र सरकार से चलाते थे या फिर स्टेट गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम चलते थे, वो प्राइमरीली जो एसेट क्रिएशन के लिए चलते थे, और या फिर इंडिविजुअल्स को गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम, जिससे कि उनको छोटे अगर वो उद्योग चालू करना चाहते हैं, जैसे कि डेयरी रेयरिंग का काम करना चाहते हैं या गोट या पिग रेयरिंग का काम करना चाहते हैं, छोटे छोटे उद्योगों के लिए उनको यहाँ से सरकार से पैसे दिए जाते थे। लेकिन उसके बाद वो जो उसका जो प्रोड्यूस है, उस प्रोड्यूस के लिए उनको प्राइवेट मार्केट के ऊपर ही डिपेंड करना पड़ता था। उसके लिए उनको कोई एक मार्केट लिंकेज उपलब्ध नहीं था। आज की तारीख में वो मार्केट लिंकेज उपलब्ध कराने के लिए हम लोगों ने जो कोऑपरेटिव सेक्टर में, मिल्क कोऑपरेटिव के सेक्टर में, हम लोगों ने आज से 1.5 साल करीब पहले इस सरकार ने, मोदी सरकार ने एक कार्यक्रम चालू किया था डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का। उसमें डेयरी कोऑपरेटिव्स को उनका प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या चिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार एक इंटरेस्ट सबवेंशन का कार्यक्रम चला रही थी। लेकिन साथ साथ में एक बहुत बड़ा क्षेत्र है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का, एमएसएमई और प्राइवेट सेक्टर का और प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स का।
उनका इन्वेस्टमेंट अगर वो लोग करना चाहते थे तो उनको इंसेंटिवाइज करने के लिए, जिससे कि वो एक मार्केट लिंकेज उपलब्ध करा सके इन किसानों को, वो अभी तक कार्यक्रम कोई नहीं था। तो ये पहली बार आत्मनिर्भर पैकेज में, जो मई में जो प्रोग्राम अनाउंस हुआ आत्मनिर्भर पैकेज का हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा, उसमें ये भी एक पैकेज में अनाउंस किया गया कि एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, जिसमें कि हम प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन के इन्वेस्टमेंट को इंसेंटिवाइज करके इन किसानों को एक मार्केट लिंकेज उपलब्ध करा सकें। और मार्केट लिंकेज उपलब्ध कराने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो किसान आज की तारीख में डिपेंडेंट है दूधिया के ऊपर, अगर दूध अपना बनाता है तो दूधिया के ऊपर डिपेंडेंट है, उसको ऑर्गेनाइज सेक्टर में ओपनिंग अगर नहीं है, उसकी मार्केट लिंकेज नहीं है, तो उसको अश्योर्ड रिटर्न अपना पता नहीं है। और अश्योर्ड रिटर्न अगर पता नहीं है तो वो इन्वेस्टमेंट भी करने के लिए तैयार नहीं होता है फर्दर। तो अपना जो बेसिक उसका दूध पैदा हो रहा है उसको किसी तरह से बेच के और उससे अपना जीवन चलाता है, लेकिन अगर उसको एक अश्योर्ड रिटर्न मिल जाए, जिससे कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन और मार्केट लिंकेज उपलब्ध हो जाए, तो उसको मालूम है कि मेरा दूध तो पक्का ही यहाँ पे खरीदा जाएगा और उसका मेरे को सही दाम मिलेगा। अगर वो एक बार उसको ये अश्योर्ड हो जाता है तो फिर वो क्या करता है कि वो अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की कोशिश करता है। प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है तो उसकी दूध की पैदावार बढ़ती है और साथ में उसके प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ने लगते हैं, क्योंकि वो फिर अपने इन्वेस्टमेंट में, ब्रीड इंप्रूवमेंट के इन्वेस्टमेंट में या इनपुट कॉस्ट के इन्वेस्टमेंट करने लगता है, जिससे कि उसकी फीड की कॉस्ट कमाए या उसकी ब्रीड ऐसी हो जिसमें कि एक समय में अगर पहले दूध 5 लीटर या 10 लीटर देती थी गाय उसकी, तो वो 20 लीटर देने लगे, तो उसके प्रॉफिट मार्जिन बढ़ते हैं। तो जब एक मार्केट लिंकेज उपलब्ध हो जाता है तो एक अश्योर्ड रिटर्न के कारण पूरा नीचे से लेके ऊपर तक का तबका सबको फायदे होते हैं। उसमें जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है मार्केट लिंकेज में उसको फायदा होता है, जो किसान इस मार्केट लिंकेज के साथ लिंक हो रहा है, जो प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपना दूध दे रहा है, उसको एक अश्योर्ड रिटर्न होता है। और फाइनली जो कंज्यूमर है उस कंज्यूमर को एक क्वालिटी प्रोडक्ट उपलब्ध होता है, जो कि आज की तारीख में हर जगह में उपलब्ध नहीं है। पूरा देश हमारा बहुत बड़ा है, बड़े बड़े शहरों में तो मदर डेयरी, अमूल और इस तरह के कंपनियां हैं जो क्वालिटी मिल्क अवेलेबल करा सकती हैं, लेकिन छोटे छोटे शहरों में इस तरह की क्वालिटी मिल्क या क्वालिटी प्रोड्यूस उपलब्ध नहीं है। तो वो क्वालिटी प्रोड्यूस उपलब्ध कराने के लिए जिस तरह का इन्वेस्टमेंट उन छोटे छोटे शहरों में भी आए, उसके लिए मोदी सरकार ने ये जो कार्यक्रम शुरू किया है, इस कार्यक्रम में वो छोटे छोटे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर, एमएसएमईज अपने अपने छोटे छोटे शहरों में एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करें और फार्मर का प्रोड्यूस को खरीदें, फार्मर का एक प्रॉफिट मार्जिन बढ़े, उसका अश्योर्ड रिटर्न बढ़े। तो इससे सबको मतलब जिस तरह का इकोनॉमी में जिस तरह का फायदा होगा और उससे लाइवलीहुड क्रिएशन होंगे, उससे प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेंगे, उससे क्वालिटी प्रोडक्ट एक सोसाइटी में कंज्यूमर को अवेलेबल होगा, तो इट्स अ विन विन फॉर एवरीवन एंड दैट इज व्हाट is the aim of the animal husbandry infrastructure development program is। जी बिल्कुल, एक बात आपने यहाँ पर बहुत अच्छी कही है अतुल जी कि इट्स अ विन विन फॉर एवरीवन, लेकिन इसी में मैं एक सवाल आपसे यहाँ पर ये भी जोड़ना चाहूँगी, क्या नस्ल सुधार के लिए भी इसमें किसी तरह का कोई कार्यक्रम है या किसी तरह की कोई अच्छी चीज़ जो हमारे पशुपालकों के लिए लेके आई गई है? जैसे कि आपने कहा अभी बातों बातों में कि जब उत्पादन अच्छा होगा तो मार्केट में भी जो है वो सप्लाई अच्छी होगी और कहीं ना कहीं जो हमारे पशुपालक हैं उनको भी इससे एक जो है वो मुनाफा मिलेगा। तो नस्ल सुधार के लिए क्या कुछ कदम उठाए गए हैं? तो नस्ल सुधार के लिए मोदी सरकार जब आई थी तो इन्होंने कार्यक्रम चालू किया था राष्ट्रीय गोकुल मिशन का, और उस राष्ट्रीय गोकुल मिशन में एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय स्तर का एक कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी ने सितंबर 2019 में मथुरा से लॉन्च किया था, और उसमें नेशनल, जिसको हम लोग नेशनल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम के नाम से आज इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसके फेज 1 में हम लोगों ने 600 जिलों में जहां की प्रोडक्टिविटी और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की दर 50% से कम थी, उन सारे 600 जिलों को हमने लिया था, और उन 600 जिलों में हर जिले में हम लोगों ने कहा था कि हम इस प्रोग्राम को चलाएंगे जहां पे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ हाई प्रोडक्टिविटी बुल के द्वारा जो लो प्रोडक्टिविटी की जो काउज हैं उनको आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करके उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे।
और ये जो प्रोग्राम है इसमें 100% सेंट्रल असिस्टेंस भारत सरकार के द्वारा दी जा रही है और ये अपनी तरीके का एक पहला कार्यक्रम है जो आज से पहले इस देश में पहले कभी हुआ नहीं। इसमें कि पहले अपना केंद्र सरकार से इस तरह का कार्यक्रम नहीं था, स्टेट गवर्नमेंट अपना छोटा छोटा कार्यक्रम चलाते थे, बाकी अपना इंडिविजुअल या प्राइवेट कंपनी अपने पैसा लेके आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का कार्यक्रम करती थी। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि नेशनल लेवल पे 100% केंद्र सरकार की सहायता के द्वारा हम लोग ब्रीड इंप्रूवमेंट के काम में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के द्वारा एक कार्यक्रम चालू कर रहे हैं। और इसके साथ साथ कई सारे और कार्यक्रम जो नई टेक्नोलॉजी हम लोग ला रहे हैं, जैसे कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की टेक्नोलॉजी है, जिसको कि कॉमन भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी की तरह मनुष्यों में जाना जाता है। वही अब हम पशुओं में भी उस टेस्ट ट्यूब बेबी की जो टेक्नोलॉजी है वो लेके आए हैं। और उसमें कुछ जगहों में तो ऐसा हुआ है कि ये जो ब्रीड इंप्रूवमेंट का काम जो नॉर्मली जो ट्रेडिशनल ब्रीड इंप्रूवमेंट का काम है जो कि 7 पुश्तों में होता है, वो आज 1 पुश्त में हो रहा है और 1 पुश्त में भी 20 गुना ज्यादा दर से हो रहा है। तो जो पहले जो 21 साल में जो काम होता था वो काम आज की तारीख में 3 साल में इस कार्यक्रम में जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन में जो ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की जो टेक्नोलॉजी लाए हैं उससे जो हो रहा है, उसी तरह इसी से लिंक जो ब्रीड इंप्रूवमेंट का काम एक और केंद्र सरकार कर रही है, जिसमें कि जीनोमिक चिप जो बनाया गया है उसमें जीन मैपिंग एक टेक्नोलॉजी होती है, जिससे कि नॉर्मली जो आप 6 से 7 साल में जाके पता लगाते हैं कि एक पर्टिकुलर बुल की प्रोडक्टिविटी कितनी होगी या एक गाय कितना दूध दे सकेगी, और अगर उसको इस बुल के साथ में अगर क्रॉस कराते हैं तो उसकी उपलब्धता दूध की कितनी होगी, वो आज की तारीख में अगर ये जीनोमिक मैपिंग जो हम लोगों ने हमारे साइंटिस्ट ने किया है और ये चिप जो आने वाला है, इस चिप के द्वारा ये काम अब हम 15 दिन में कर सकेंगे, जो पहले 7 साल में करते थे जी। तो 15 दिन में जैसे ही वो काफ पैदा होगा उसके 15 दिन के अंदर में उसका ब्लड लेके और हम पता लगा सकेंगे कि इस काफ की प्रोडक्टिविटी कितनी है और इस काफ से अगर हम इस काफ को आगे बढ़ाते हैं तो उससे हमें कितने दूध की पैदावार की गाय हम इससे उपलब्ध करा सकेंगे। तो ये सारी जो टेक्नोलॉजीज हैं ये ब्रीड इंप्रूवमेंट का काम है जो केंद्र सरकार राष्ट्रीय गोकुल मिशन में 100% सेंट्रल असिस्टेंस के द्वारा इंप्लीमेंट कर रहा है। जी बिल्कुल, तो मैं चाहूंगी आप हमारे साथ बने रहें। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं डॉक्टर अशोक का। डॉक्टर अशोक, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम शुरू करने के पीछे क्या कारण रहा, इसकी शुरुआत क्यों की गई और किस तरह से पशुपालक इसका लाभ ले पा रहे हैं? जी देखिए, क्या था कि ये जो खुरपका मुंहपका रोग और जो ब्रुसेलोसिस रोग हैं जो जिन पे मुख्यतः इस कार्यक्रम के तहत ध्यान दिया जा रहा है, इनसे पशुपालकों को काफ़ी हानि होती थी। अगर पशु बीमार हो जाता था तो उसकी जो उत्पादकता थी वो कम हो जाती थी, और कई बार ये भी रहता था जैसे ब्रुसेलोसिस में गर्भ जो है वो गिर जाता है जी, तो उसकी वजह से नुकसान होता है। और जो खुरपका मुंहपका रोग है उसमें जो है पशुओं को बुखार आता है, मुंह में छाले पड़ जाते हैं और पैरों में भी छाले पड़ जाते हैं, और जो थन होते हैं, अडर हम लोग बोलते हैं, उसमें भी कई बार छाले आ जाते हैं, जिससे थनेला होने का भी डर रहता था। तो अगर किसी पशु को खुरपका मुंहपका रोग हो गया है तो उसकी उत्पादकता लगभग 80% तक कम हो जाती थी, और इससे पशुपालकों को बहुत नुकसान होता था। और इसके जो है इसके रोकथाम के लिए टीका उपलब्ध है। ऐसे ही जो ब्रुसेलोसिस जो दूसरी बीमारी है उसमें उसका भी टीका उपलब्ध है, और उसमें भी जो है जो गर्भ गिरने से, और ब्रुसेलोसिस का एक सबसे बड़ा नुकसान ये भी है कि वो मनुष्यों में आ जाती है। पशु अगर किसी पशुपालक का पशु बीमार है तो जो उस पशु को की देखभाल कर रहा है, जो उसके पास जा रहा है, जो उसका दूध निकाल रहा है, या जब वो जो है अबॉर्शन हुआ है उस समय जो वहाँ पे है उसको हैंडल कर रहा है पशु को, तो बीमारी मनुष्यों में भी आ जाती है। तो इसलिए उससे दोगुना खतरा हो जाता था। एक तो पशुओं से पशुपालकों को नुकसान, दूसरा मनुष्यों को बीमारी होने का डर, तीसरा एक बहुत बड़ा नुकसान है खुरपका मुंहपका रोग का कि हमारा जो निर्यात है पशु उत्पादों का, वो कुछ देश जो खुरपका मुंहपका रोग से जो जिन्होंने इसका उन्मूलन कर दिया है, इरेडिकेट कर दी है बीमारी अपने यहाँ से, वो हमारे उत्पाद सीधे सीधे नहीं लेते थे, तो उससे हमारा निर्यात भी काफ़ी हद तक प्रभावित होता था। तो वो लाभ भी राष्ट्र को और किसानों को नहीं मिल पा रहा था।
तो पहले भी इस पे थोड़ा ध्यान दिया जा रहा था, मगर अभी भारत सरकार ने इस पे पूरा ध्यान देके और उन्हें ये लगा कि अगर हम जो है जो कार्यक्रम है पशुपालन का वो ये है कि 2025 तक हम इसे टीके के साथ हम इसकी रोकथाम कर दें अगर इन बीमारियों की, और 2030 तक हम इस बीमारी का देश से उन्मूलन कर दें, इरेडिकेशन कर दें, उसके बाद हमारे देश में ये बीमारी मिले ही नहीं। तो उससे किसानों को, आम जनता को और राष्ट्र को बहुत लाभ होगा। वो अभी हम सोच नहीं पाते हैं। वैसे अभी अगर हम गन्ना जैसे कुछ कुछ हुई हैं तो एक खुरपका मुंहपका बीमारी से ही हमारा 20,000 करोड़ का प्रत्येक वर्ष नुकसान होता है हमारे देश में। बिल्कुल, तो इस पर भी हम आपसे चर्चा जो है वो आगे जारी रखेंगे। सर, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि विकास फंड डेयरी मीट प्रसंस्करण और पशु आहार संयंत्रों में बुनियादी ढांचे के निवेश को किस तरह से जो है वो प्रोत्साहन मिलेगा? जैसे कि मैंने आपको बताया कि इससे जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो नीड है आज की तारीख में, हम लोगों ने एक असेसमेंट किया था कि देश में अगर हम डेयरी प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन के इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट को अगर असेस करें जी, तो आज की तारीख में कई सारी स्टेट्स हैं देश की जिसमें कि इन्वेस्टमेंट प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन में हुआ है, जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है जी, या तमिलनाडु है, या कर्नाटक है। इन सब जगहों में इस क्षेत्र में जो इन्वेस्टमेंट है वो काफी हद तक हुआ है। लेकिन जो हमारे बिग मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, जैसे कि यूपी हुआ, बिहार हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, इन सब स्टेट्स में अभी भी इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे दूध काफ़ी मात्रा में उपलब्ध है और उस दूध की प्रोसेसिंग और उसकी वैल्यू एडिशन जिस मात्रा में होनी चाहिए उससे बहुत ही कम मात्रा में हो रही है। क्योंकि आज की तारीख में जितना हम दूध प्रोड्यूस करते हैं उसका खाली 20 से 25% जो दूध है वो हम प्रोसेसिंग, ऑर्गेनाइज सेक्टर के द्वारा प्रोसेसिंग या वैल्यू एडिशन उसकी करवा पाते हैं। तो अगर हमने एक अपना टारगेट रखा है कि ये इस ऑर्गेनाइज्ड मिल्क प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन का जो कवरेज है, जितना हमारा दूध आज की तारीख में उपलब्ध है देश में, उसका कम से कम उसको हम 40 से 50% दूध को हम ऑर्गेनाइज सेक्टर में प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन का काम करा सकें। तो उसके लिए हमें जो ये स्टेट्स हैं जहां पे बहुत बड़ी मात्रा में दूध उपलब्ध है उसको कैसे उसके लिए प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन कराया जा सके, और उसके लिए हम लोगों ने देखा कि उसके लिए खाली सरकार के पास इतने साधन उपलब्ध नहीं है कि वो इस तरह की प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन या मार्केट लिंकेज उपलब्ध करा सके। और इसीलिए उसको ध्यान में रखते हुए इवन फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी बजट स्पीच में, जो पिछली बजट स्पीच थी, उसमें भी ये अनाउंसमेंट किया था कि हम मिल्क प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन की इंफ्रास्ट्रक्चर को डबल करेंगे। और आत्मनिर्भर पैकेज में भी जो एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की जो बात करी गई है, उसमें भी इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए और जिस एरिया में जहां पे आज की तारीख में ऑर्गेनाइज्ड मिल्क प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है, जहां पे कि किसान जो बिचौलिए हैं उनके ऊपर में डिपेंडेंट हैं, जो दूधिया हैं वो दूध उनको कभी कम दाम में खरीदते हैं, कभी ज्यादा दाम में खरीदते हैं। जब मार्केट में डिमांड खत्म हो जाती है तो अपनी दुकान बंद करके चले जाते हैं। जैसे कोविड के समय में हुआ कि जब उन्होंने देखा कि सारी मिठाई की दुकानें और होटल रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं, जहाँ की बिचौलिए जो दूध वाले थे, दूधिये जो थे, जो दूध इन किसानों से खरीद के ले जाते थे और जाके इन सब होटलों में या इन ढाबों में या इन मिठाई की दुकानों में बेचते थे, देखा कि ये सब बंद हो गई हैं तो उन्होंने दूध खरीदना भी बंद कर दिया। लेकिन कोऑपरेटिव सेक्टर में या ऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर किसी ने अपना एस्टेब्लिशमेंट खड़ा कर रखा है तो उसका एक दायित्व हो जाता है कि उसने जो अपनी इतनी बड़ी मशीनें और ये सब लगा रखी हैं और इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो वो उन मशीनों को व्यवहार में लाए, और उसके लिए उसे चाहिए कि दूध उसी मात्रा में वो एकत्रित करे और उसको फिर प्रोसेस करके जहां जहां पे उसकी डिमांड है वहां पे उसको उपलब्ध कराए। अगर डिमांड वहां पे नहीं है तो अपने गोडाउन में उसको मिल्क पाउडर या घी के रूप में उसको स्टोर कर सके, जिससे कि बाद में उसको जहां पे जब डिमांड हो उसमें बेच सके जी। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही
हम लोगों ने सोचा कि अगर हमें ऑर्गेनाइज सेक्टर में एक मिल्क की डिमांड को क्रिएट करवाना है और जो हमारा एग्जिस्टिंग मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है उसको किसानों को कैसे हमें संरक्षित करना है जिससे कि किसानों को अपने दूध का सही दाम मिले, क्योंकि कोविड हो चाहे कोविड ना हो गाय तो दूध देगी ही, और उसने गाय का दूध देगी तो उसको जरूर है कि वो किसान उस गाय के दूध को बेचे जाके। अगर वो दूधिया जो है वो अपनी दुकान बंद करके चला गया है या मिठाई की दुकानें बंद हो गई हैं तो गाय का दूध किसान कहाँ जाके बेचे? बिल्कुल। तो इसके लिए जो ऑर्गेनाइज सेक्टर का एक स्ट्रक्चर खड़ा होगा एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के द्वारा या डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के द्वारा, वो किसानों को एक अपनी आय को सुनिश्चित करने का एक बहुत ही लाभदायक साधन सिद्ध होगा। और इससे एक खाली यही नहीं होगा, इसके अलावा जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि किसानों की आय को दोगुनी करना है, उसमें भी ये बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है उसकी ओर। तो एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड एक बहुत ही बड़ा काम कर रहा है देश में, जो कि आज किसानों की आय को संरक्षित कर रहा है और साथ में किसानों की आय को दोगुनी करने की ओर में भी एक कदम ले रहा है। बिल्कुल। इस विषय के ऊपर चलते चलते क्या आप कुछ और कहना चाहेंगे? मैं खाली यही कहना चाहूंगा कि हमारे जो छोटे उद्यमी हैं देश में और जिनको लगता है कि अगर वो उनके पास में कुछ अपने एक्सपर्टीज हैं, जैसे कि छोटे छोटे खोआ बनाने वाले लोग हैं, दूध बनाने वाले लोग हैं, बटर बनाने वाले लोग हैं, क्रीम बनाने वाले लोग हैं, दही बनाने वाले लोग हैं, अगर वो सोचते हैं कि उनके पास में इस तरह की एक्सपर्टीज है और अपना एक मार्केट वहां का वो क्लस्टर ऑफ विलेजेस में मार्केट उपलब्ध है, तो वो आगे आए और उद्यमी मित्रा पोर्टल में अपने एप्लीकेशन जमा करें प्रोजेक्ट बना के, और उन प्रोजेक्ट को बैंकें देखेंगी, क्योंकि हमारा ये जो प्रोग्राम है हमने लॉन्च किया है, और एक बार अगर बैंक से वो लोन सैंक्शन हो जाएगा तो साथ में हम लोग अपनी तरफ से उसमें इंटरेस्ट सबवेंशन देंगे। इसमें एक बात का ध्यान रखें कि अगर वो माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं तो उनको कम से कम 10% अपना पैसा लगाना होगा, और अगर वो मीडियम एंटरप्राइज हैं तो टोटल कॉस्ट का कम से कम 15% उनको अपने पैसे लगाने होंगे, टोटल कॉस्ट जितना होगा प्रोजेक्ट का। बाकी जो है 90% या 85% जो भी है वो बैंक उसको लोन में देगी, और उस लोन के ऊपर में जैसे अगर वो लोन 10% या 9% या 8% में मिलता है तो 3% उसका इंटरेस्ट हम लोग देंगे कंटिन्यूअसली आपको, जिससे कि आपका इंटरेस्ट जो लायबिलिटी है वो कम हो जाए। और साथ साथ में इन प्रोजेक्ट में मैं एक बात और बता दूं आपको कि इन प्रोजेक्ट्स में हम लोगों ने एक एनालिसिस करवाई थी, तो जो प्रोसेसिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है इसमें जो है अगर हम लोन में इंटरेस्ट सबवेंशन जोड़ देते हैं तो इसमें जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, जिसका कि सरल भाषा में कहते हैं कि जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया वो कितने साल में आपके पास में वापस आ जाएगा जी। तो उसका एक अनुमान है कि अगर आपने अपना जो पैसा लगाया है वो पैसा आपको 4 से 5 साल में आपका प्रिंसिपल पैसा वापस आ जाएगा जी। और क्योंकि उसकी जो इकोनॉमिक्स है वो हम लोगों ने कैलकुलेट करी है कि प्रोसेसिंग या वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो उस इन्वेस्टमेंट को अगर वो बैंक लोन के साथ में इंटरेस्ट सबवेंशन अगर उसको दिया जाता है तो उसकी 4 या 5 साल में उसका मूल धन जो है जिसको उसने इन्वेस्ट किया है वो वापस आ जाएगा, और उसके बाद में जितना भी काम होगा वो सब उसका प्रॉफिट ही होगा एक तरह से। तो एक तो उसको एक बिजनेस उपलब्ध होती है, उसको एक सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाता है, और साथ में एक मतलब उसका अगर मार्केट अगर अश्योर्ड है जो कि उस एरिया में दूध तो उत्पाद हो ही रहा है, और उसको एक लाइवलीहुड क्रिएशन होता है, एंटरप्रेन्योरशिप होती है सोसाइटी में, और साथ साथ में सरकार की तरफ से ये जो इंटरेस्ट सबवेंशन का कार्यक्रम है एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के द्वारा, उससे भी उसको सहायता उपलब्ध होती है। बिल्कुल। तो इसी के साथ सर आप हमारे साथ जुड़े और इतनी अहम जानकारियां जो है वो दर्शकों तक पहुंचाएं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और इसी के साथ कार्यक्रम में चर्चा को आगे जरूर बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी।
कृषि की हर बात का ख्याल। कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ। देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम विचार विमर्श में। और कार्यक्रम में हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, लेकिन आइए पहले देखते हैं एक खास रिपोर्ट। देश में काफी संख्या में लोग पशुपालन से जुड़े हैं। गांवों में लोगों की आमदनी का एक मुख्य जरिया पशु, खासतौर पर दुधारू पशु होते हैं। 20वीं पशुधन गणना के अनुसार देश में गायों और भैंसों में कुल दुधारू पशुओं की संख्या 125.34 मिलियन थी, जो पिछली गणना की तुलना में 6% अधिक है। लेकिन पशुपालकों को अक्सर पशुओं में रोग लगने की समस्या से दो चार होना पड़ता है। खासकर बरसात के मौसम में पशुओं में खुरपका और मुंहपका रोग होने की आशंका बढ़ जाती है। पशुओं में इस रोग के होने का असर उनकी दूध देने की क्षमता पर भी पड़ता है, जिससे पशुपालकों को आमदनी में उचित लाभ नहीं मिल पाता। सरकार ने इस बात को गंभीरता से लेते हुए और पशुओं में खुरपका, मुंहपका व ब्रुसेलोसिस के नियंत्रण के लिए 13,343 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया है। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत गाय, भैंस, बकरी और सुअर में खुरपका, मुंहपका रोग और ब्रुसेलोसिस के बचाव के लिए 100% टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 1.5 करोड़ गायों और भैंसों को टैग किया गया है और उन्हें टीके लग चुके हैं। तो अभी आपने देखी है विशेष रिपोर्ट, और आज के हमारे विचार विमर्श कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं पशुपालन विकास कोष और पशु रोग नियंत्रण के बारे में। हमारे साथ अब मौजूद हैं डॉक्टर सुजीत कुमार दत्ता जी, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अशोक कुमार जी। डॉक्टर सुजीत, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर सुजीत, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि ये जो हम बात कर रहे हैं लगातार पशु विकास कोष के बारे में, तो इसमें पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड के जरिए निर्यात को किस तरह से बढ़ावा मिल सकता है, अगर हम खास तौर से इसकी बात करें तो? देखिए, निर्यात की दो तीन पहलू है। जैसे कि रोग नियंत्रण जरूरी होना चाहिए, लेकिन आप जब कोई उत्पाद बनाते हैं, जैसे लाइक प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे मिल्क हो गया, आपकी मीट हो गया, आपकी ये बुनियादी तौर पर ये दोनों जो प्रोडक्ट हमारी देश में उत्पन्न होते हैं, इस प्रोडक्ट के लिए जितने प्रोडक्ट उत्पन्न होती है उसमें से बहुत ही कम प्रोडक्ट जो है हमारी ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो प्रोसेसिंग के लिए आ पाता है। अभी फिलहाल हमारी 20-25% जो जितना दूध हमारी देश में होती है, प्रोडक्ट होती है, उसके बहुत ही कम हमारी प्रोसेसिंग में आता है। और उसमें आपको पता है जो कोऑपरेटिव और प्राइवेट दोनों सेक्टर को दोनों सेक्टर में ये प्रोसेसिंग होती है जी। जब हमारी इस टाइप की दूध और मांस अगर अच्छे तरीके से प्रोसेस हो जाएंगे, अगर उसमें हमें बोल देते हैं हाइजेनिक प्रोडक्शन होगी, तो ये नेचुरली इस प्रोडक्ट को हम बाहर भेजने में, एक्सपोर्ट होने में हमें मदद मिलेगी। और विश्व की जो अभी जो देश है, जिस तरीके से वो लोग प्रोसेस करते हैं और प्रोडक्ट जो सेफ फूड बनाते हैं, तो वो सबसे बड़ा जरूरी है हमारी देश के लिए। इस प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से बनाएं, प्रोसेस करें, और उसके बाद हमारी एक्सपोर्ट में स्वाभाविक में एक्सपोर्ट हमारी
बढ़ोतरी होगी। जी, तो किस तरह के उत्पाद जो हैं वो बना के एक्सपोर्ट किए जा सकते हैं, क्या इसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहेंगे आप हमारे जो किसान हैं उनके लिए जो प्रोसेसिंग करते हैं? जरूर। जैसे आप दूध की ले लीजिएगा, दूध में आपकी जैसे हमारी घी हो गया, मक्खन हो गया, आपकी मिल्क पाउडर हो गया, आपकी अल्ट्रा हाई टेम्परेचर की एक दूध होती है जो बहुत दिन तक इसको आप प्रिजर्व कर सकते हैं। आपकी कंडेंस मिल्क हो गया, आपकी पनीर हो गया, आपकी चीज हो गया। जैसे आपको जानते हैं जब मोज़रेला चीज बाहर से जो बहुत पैमाने में आयात किया जाता है, हमारी देश में भैंसे बहुत हैं जिससे मोज़रेला चीज बहुत बढ़िया तरीके से बन सकता है। और हमारी देश में जितना जरूरत है हम मोज़रेला चीज इसी हमारी देश में ही तैयार करके इसको बना सकते हैं और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। और आप लस्सी भी हो सकता है। आप बहुत तरह तरह के दूध की जो प्रोडक्ट है आज के दिन में बहुत ही डिमांड हो रही है आइसक्रीम। बिल्कुल, तो कई तरह के जो है वो उत्पाद बना सकते हैं और उनका निर्यात भी कर सकते हैं जिससे कि जो हमारे किसान हैं उनका जो आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार आ सके। डॉक्टर अशोक, यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे जो पशुओं में रोग उत्पन्न होते हैं उनके बारे में, आपने बताया खुरपका, मुंहपका और ब्रुसेलोसिस। तो हम क्योंकि हमारे विषय में भी आज हम रोग नियंत्रण की भी बात कर रहे हैं पशु विकास कोष के साथ साथ, तो कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं खुरपका, मुंहपका और ब्रुसेलोसिस के जिसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे और इनका नियंत्रण किस तरह से किया जा सकता है? देखिए, जो खुरपका मुंहपका रोग है वो एक विषाणु द्वारा होता है और अगर किसी पशु में उस विषाणु से संक्रमण हो जाता है तो उसके बाद सर्वप्रथम पशु बुखार से पीड़ित हो जाता है। उसका टेम्परेचर जो है शरीर का वो बढ़ जाता है तापमान, और वो 102 डिग्री फ़ारेनहाइट और कभी कभी 104 और 105 के आसपास तक भी जा सकता है। काफ़ी तेज़ बुखार पशु को आता है। उसके अलावा उसके जो उसका मुंह, इसलिए इसको खुरपका मुंहपका इसलिए कहते हैं कि जो मुंह है, मुंह में, जीभ में, मसूड़ों में, उसमें सारे में पहले छोटे छोटे दाने से लगेंगे, फिर वो थोड़े छाले के रूप में जो है थोड़ा बड़ा आकार ले लेंगे और फिर वो छाले फूटते हैं और उसमें पशु को बहुत दर्द होता है तो वो खाना पीना बिल्कुल छोड़ देता है। वो चाह के भी खा नहीं सकता है। पशु को भूख लग रही है मगर वो खा नहीं पाएगा क्योंकि इतना दर्द खाने में होगा। तो जो है, और बहुत लार जो है पशु का जो सलाइवा होता है वो बहुत ज़्यादा बहता है। और जो गाय भैंस सामान्यतः आपका जुगाली करते हैं वो जुगाली भी उतने अच्छे से नहीं कर पाता है, तो जो कुछ खाएगा उसको ठीक से पचा भी नहीं पाएगा जी। इसके अलावा जो उसके खुर होते हैं, क्योंकि खुरपका मुंहपका रोग नाम इसीलिए पड़ा कि जो खुर हैं, खुर के बीच में जो ऐसे जगह बनी होती है, आप अगर देखेंगे तो वो वहाँ पे भी वो छाले आ जाते हैं और वो छालों में जख्म हो जाता है। और अगर किसान भाई उसका ध्यान ना रखें तो उसमें कीड़े, जो मैगट्स हम बोलते हैं, वो कीड़े उसमें आ जाते हैं गंदगी होके, और जख्म में कीड़े अंदर तक चले जाते हैं। और इसके अलावा जो उसके थन और ये हैं उसमें भी जो है वो इस तरीके के दाने और उस तरीके के छाले आ सकते हैं। और अगर पशु गर्भित है, अगर गर्भ से है तो उसको गर्भपात होने का संदेशा भी बना रहता है। दूध का, अगर दुधारू पशु उस समय दूध में है तो उसका दूध का उत्पादन जो है वो बहुत घट जाता है। ब्रुसेलोसिस के केस में क्या होता है कि ब्रुसेलोसिस से जब पहली बार कोई पशु प्रभावित होगा तो उस समय कुछ लक्षण आएंगे। जैसे अगर हम गर्भ को 3 चरणों में बांटें, जैसे गाय का लगभग 9 महीने रहता है, भैंस का थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, 10 दिन ज़्यादा, तो जो तीसरा, अगर 3 चरणों में बांटें तो जो तीसरा चरण है, जो ट्राइमेस्टर जैसे हम बोलेंगे तो 3rd ट्राइमेस्टर में उसको गर्भपात हो जाएगा पशु अगर गर्भ से है तो। और उससे जो है जो उसका जेर निकलती है, प्लासेंटा जो होता है वो जैसे चमड़ा होता है उस तरीके से, उसे लेदरी प्लासेंटा बोलता है। तो ये ऐसे लक्षण हैं जिनसे अगर कहीं लगातार गर्भपात लगातार हो रहा है, हाँ अगर 2-3 बार एक गाय को या भैंस को हो गया तो उसके बाद उसमें कोई लक्षण नहीं दिखाई देंगे। लेकिन पशु जो है, क्योंकि ये जो खुरपका मुंहपका रोग है वो विषाणु से है,
जो ब्रुसेलोसिस है ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है, ब्रुसेला नाम ही है उसका, उसी नाम से बीमारी का रोग नाम पड़ा है। तो उसमें जो है अगर पशु ने बाद में गर्भपात नहीं भी हो रहा है और अगर वो उससे प्रभावित रहा है तो वो जो है वो बैक्टीरिया जो है वो लगातार जो है उससे निकलता रहेगा जीवाणु, जो दूसरे पशुओं को प्रभावित कर सकता है। जी, जैसे कि आपने ये भी बताया था कि जो ब्रुसेलोसिस है वो मनुष्यों में भी पहुंच सकता है, तो उसके किस तरह के लक्षण, अगर किसी पशुपालक को ऐसा कुछ हो जाता है तो उसमें किस तरह के लक्षण दिखाई देंगे और उसका जो नियंत्रण है वो कैसे किया जा सकता है? जी देखिए, जो अगर किसी पशु से मनुष्य प्रभावित होता है, ऐसे अध्ययन किए गए हैं जहाँ पे जो मनुष्य भी प्रभावित पाए गए हैं, तो एक तो बुखार मनुष्य को आ सकता है। तो बुखार जो आ रहा है, मगर बुखार से खाली बुखार से पता नहीं चलता है, और थोड़ा सा हमारा क्या है, जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो भी कई बार पहचान नहीं पाते हैं, और वो बुखार के लिए एक सामान्य रूप से जो एंटीबायोटिक या कुछ देंगे उससे कई बार ये भी ठीक हो जाता है। उसके घुटनों में स्वेलिंग आ सकती है, और इसमें जैसे पशुओं में होता है, पशुओं में जैसे गर्भपात होता है, और पशुओं में जो अगर मेल पशु में होता है, नर पशु में, तो उसमें इनफर्टिलिटी आ जाती है। वो जो है इसी प्रकार मनुष्यों में भी इनफर्टिलिटी आने का डर रहता है। ये बहुत अहम जो है वो जानकारी आपने दी है, क्योंकि पशुपालकों को ये जानकारी होनी ही चाहिए कि कौन कौन से रोग हो सकते हैं और किस तरह से नियंत्रण किया जा सकता है। डॉक्टर सुजीत, आपके पास में वापस आऊंगे। हम जैसे कि पशु विकास कोष के बारे में बात कर रहे हैं, तो पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड के जरिए रोजगार के रास्ते जो है वो कितने खुल जाएंगे हमारे किसानों के लिए? इस कोर्स के जरिए हम लोगों को उम्मीद है, जो हम लोग मोटा मोटा तौर पे 35 लाख लोगों को हम रोजगार और उसके सहारे आजीविका की संस्थान कर सकते हैं। क्योंकि देखा गया है ज्यादातर जो दूध प्रोडक्शन हमारी देश में होती है, दूध जब हमारी प्रोसेसिंग सेंटर में आती है उसमें 74% पैसा जो है फार्मर्स के पास वापस चले जाते हैं। तो जो हमारी किसान है, इस किसान ज्यादा से ज्यादा दूध को एक ऑर्गेनाइज जगह पे दे पाएंगे, और इसमें जुड़े हुए सारे तरफ एक सिर्फ दूध उत्पादक के नहीं, दूध के लिए दूध उत्पादन के जुड़े, जैसे आपकी गाय के चारे खाना की जो इंतजाम होते हैं वो भी लोग इसके साथ जुड़े रहेंगे। तो लगभग 35 लाख लोगों को हम रोजगार और आजीविका की संस्थान कर सकते हैं। जी, युवाओं के लिए किस तरह से प्रोत्साहन जो है वो उनको दिया जा रहा है, या फिर उनके लिए रोजगार के अवसर किस तरह से खुल सकते हैं इसमें? युवाओं के लिए आप देखिए, इसी कोष जो है, इस कोष के तरफ हमारे कोई पाबंदियां नहीं है। हमने युवाओं की इसके लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया जो MSME के अंदर जो फंड इन्वेस्टमेंट होगा, उसके अंदर हमने एक इनको क्रेडिट गारंटी भी देंगे, और युवाओं इसके लाभ बहुत अच्छे तरीके से उठा सकते हैं। ये भी प्रोसेसिंग प्लांट अच्छे तरीके से अपने छोटे छोटे गांव में, जहाँ पे ऑपरेशन बहुत ज्यादा, मान लीजिए कोई इंटीरियर एरिया है, वहाँ पे कोई प्लांट नहीं है, वहाँ पे भी प्रोसेसिंग प्लांट लगा सकते हैं, और किसानों से दूध लेके वहाँ पे प्रोसेस कर सकते हैं और मार्केट में ला के बेच भी सकते हैं। बहुत अच्छा। और ये जो एक कोष ये जो कोष हमारी आए हैं, एक आइडिया, ये अभी बहुत ही नए तरीके से आया है, ये पहली बार हमारे देश में आया है, तो सबके लिए एक अवसर खुल दिया है। आप सभी लोग इससे लाभ उठा। जी बिल्कुल। तो अब आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं डॉक्टर अशोक का। डॉक्टर अशोक, जैसे कि FMD और ब्रुसेलोसिस के लिए कहा गया है कि 100% टीकाकरण का लक्ष्य जो है वो रखा गया है, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे थोड़ा संक्षेप में? जी देखिए, पहले क्या था, पहले भारत सरकार कुछ क्षेत्र को कवर कर रही थी। अभी क्या है कि अभी पूरे देश को जो है कवर कर रहे हैं, और जो एलिजिबल पशु होते हैं किसी भी टीके के लिए, वो उनको सबको टीका लगाया जाएगा समय पे। मतलब जैसे खुरपका मुहपका के लिए तो 1 वर्ष में 2 बार टीका लगता है 6 महीने के अंतराल पे, तो उनको जो है 6 महीने पे जो है उनको टीका लगना ही है। सारे जो पशु हैं, जैसे मान लिया 4 महीने
का जो गाय का या भैंस का बच्चा है उसको 4 महीने के बाद हम FMD का टीका लगा सकते हैं। तो वो टीका लगेगा और फिर उसके बाद लगातार जो है सारे पशुओं को कवर किया जाएगा। उसी तरीके से जैसे ब्रूसेलोसिस में अभी जो भारत सरकार की पॉलिसी है और जो सब तकनीकी लोगों की भी सलाह है कि जो हमारे मादा पशु हैं जी, उनको जो है उनको टीका लगता है और वो सारे जीवन काल में एक ही बार लगता है। तो जो भी पशु उसके लिए एलिजिबल हो जाएगा उस पशु को टीका लगना आवश्यक है। इसीलिए भारत सरकार ने क्या किया है, क्योंकि पहले कई बार ऐसे हो जाता था जैसे राज्य सरकारें लगवाते थे, कभी टीका जैसे 6 महीने का अंतराल है तो कभी ऐसे हो गया कि अक्टूबर में लगा, उधर लेट मान लिया इधर लगा अप्रैल में, तो सितंबर में लगना चाहिए तो वो अक्टूबर नवंबर हो गया, कभी टीके की सब आपूर्ति सही समय पर नहीं हुई। तो इसलिए भारत सरकार चाहती है कि जो है ये सारा नियंत्रण अभी भारत सरकार के हाथ में है कि सही समय पे टीका खरीदें, सही समय पे टीका लगाया जाए सभी राज्यों के द्वारा सभी एलिजिबल पशुओं को। बिल्कुल। वहीं डॉक्टर सुजीत, आपसे भी चलते चलते मैं ये जानना चाहूँगी बहुत संक्षेप में, ये बुनियादी ढांचे के तहत विशिष्ट उत्पादों के निर्यात के लिए संयंत्र स्थापित करने के लिए किस तरह के प्रोत्साहन जो है वो दिया जा रहा है, या अभी इस पर कुछ काम जो है वो चल रहा है? आप जरूर, जो हमारी जो ये जो स्कीम है, स्कीम तो लॉन्च हो चुके हैं, आपको पता है, हमने गाइडलाइन भी बना लिए हैं। ये इसी बुनियादी ढांचा के चलते हमने 90% तक 90% लोन हम देंगे बैंक के द्वारा, जो हमारी स्टेट बैंक है, शेड्यूल बैंक बोलते हैं, उसके द्वारा 90% तक लोन ले सकते हैं। सिर्फ बेनिफिशियरी को आपको 10% इसको अपना जो पार्ट होता है वो देना पड़ेगा, और सरकार जो है 3% ब्याज के लिए उसको सबवेंशन दे देंगे, और 3% ब्याज के साथ साथ हमने इनको 2 साल की मोराटोरियम जो बोलते हैं मोराटोरियम देंगे। 2 साल के अंदर अंदर कोई प्रिंसिपल अमाउंट रिपेमेंट नहीं करना पड़ेगा, और 6 साल के अंदर अंदर बाकी 2 साल मोराटोरियम के बाद 6 साल के अंदर अंदर सारे लोन चुकता करना पड़ेगा। इसकी खासियत ये है, जो हम इसको जो रिपेमेंट जो हमने ढांचा बनाया है, इस ढांचा के अंदर किसी अपर लिमिट लोअर लिमिट लोन के लिए नहीं है, और इसके हमारी जैसे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट इंडिविजुअल कोई भी है, कोई भी उद्योगी, छोटे छोटे उद्योगी है, और इसके अंदर जो छोटे बड़े कंपनी है, जो उनकी जो नया ढांचा लगाने के लिए, और जो अभी जो ढांचा है उसके अंदर अभी वैल्यू एडिशन भी कर सकते हैं, और जो मांग प्रक्रियाकरण और दूध के लिए प्रोसेसिंग के लिए, और जो एनिमल फीड जिसको बोलते हैं, जो गाय पशु के लिए जो खाने की जो प्लांट लगाता है, फीड प्लांट लगाता है, वो भी लगा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा संभावना है, जो लोगों ने बैंक से लोन लेके इसके अपने काम कर सकते हैं और अपने रोजगार भी कर सकते हैं, और भारत की आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक कदम सरकार के साथ और आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। तो इसी के साथ आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इतनी अहम जानकारी इस विषय के संबंध में दी, अपना इतना समय दिया, उसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो इसी के साथ हमारे आज के विचार विमर्श कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। उम्मीद है कि कार्यक्रम में दी गई जानकारी आप सभी के जरूर काम आएंगी। तो आज के लिए केवल इतना ही। अगली बार फिर होंगे हाजिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।